अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा माह बड़े अहम समाअत जो है, बड़े अहम केसों के समाअत मुतवक्के हैं और बड़े जो ऑलरेडी जो केसेस ज़र इल्तिवा हैं उस पर समाअत होगी। और बड़े ये केसेस जो है ना, बड़े दिलचस्प नौइयत के हैं और हालिया जो कुछ पिटिशनें फ़ाइल हुई हैं वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। उनका ताल्लुक़ रफ़ाए आमा से है, फंडामेंटल राइट से है, सियासतदानों के हवाले से हैं, पार्लियामेंटेरियन के हवाले से हैं। तो इस तरह अगले माह यानी फरवरी का तकरीबन 2-3 दिन बाद जो है, जो महीना शुरू हो रहा है वो अदालती तारीख़ में एक नई जो है वो रकम तहरीर होगी। और बड़े जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और बड़े जो है ऐसे सवालात पर मबनी कुछ इस तरह के अहम केसेस हैं जिनका अहाता सुप्रीम कोर्ट करेगी या करने जा रही है। आपको पता है कि 2 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद वो रिटायर हो रहे हैं और उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। इस सिलसिले में ऐवान सदर में तमाम तर जो है तैयारियां जो है मुकम्मल हो गई हैं। और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी वो 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदियाल से उनका हल्फ लेंगे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सवाल ये है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल बड़े सीनियर जज हैं, उन्होंने बड़े अहम मुकदमात के फ़ैसले किए, बड़े अहम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में जो हुए उनके बेंचों का हिस्सा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो पार्लियामेंटेरियंस के डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से हों या कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हों, हालिया जो पिछले साल जो केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो मामला था, वो भी बल्कि उसके बेंच के हेड थे, 10 रुकनी बेंच के, उसके भी फैसले लिए। तो अब जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कि 2 फरवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये इस वीडियो में मैं आपके साथ तफसील से आपके साथ बड़ी तफसील से शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन पहले ज़रा उनकी जो प्रोफेशनल कैरियर है जस्टिस उमर अता बंदियाल का, उस पर नज़र डालते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजों की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक जस्टिस उमर अता बंदियाल सन 1958 में पैदा हुए लाहौर में, और उन्होंने अपनी इब्तदाई जो तालीम है वो लाहौर, कोहाट, रावलपिंडी और पेशावर से उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। बाद में उन्होंने फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने माशियात में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। और उसके बाद फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया से उन्होंने बाकायदा बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। बाद में वो फिर उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया पाकिस्तान में बतौर वकील, वो लाहौर हाई कोर्ट में अपनी वकालत का उन्होंने सिलसिला जारी किया। और बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडवोकेट इनरोल हुए। और इस तरह फिर बाद में फिर वो लाहौर हाई कोर्ट के जज भी तैनात हुए। इसके बाद कुछ 2007 में, नवंबर 2007 में, जब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी नाफिज की और एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जारी किया, PCO जो बड़ा मशहूर है तारीख़ में, उसके तहत फिर जस्टिस उमर अता बंदियाल उन जजों में शामिल थे जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के PCO के तहत हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। बाद में वकला तहरीक की जानिब से जो तहरीक चली मुल्क में, फिर वो तमाम जो जजेस जो कि माजूल किए गए थे सदर परवेज़ मुशर्रफ ने, वो फिर बहाल हो गए। और इस तरह फिर जस्टिस उमर अता बंदियाल भी बतौर जज बहाल हुए और वो फिर कुछ अरसा बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और उसके बाद 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए। और 2 फरवरी को 2022 को, इन 2 दिन बाद, वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने बड़े बड़े जो चैलेंजेस हैं, जो उन्होंने ख़ुद कुछ मुकदमात में फ़ैसले दिए। मिसाल के तौर पर जो बड़ा जो फ़ैसला है वो पार्लियामेंटेरियन की डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली के हवाले से है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट के लार्जर 5 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल किया था। और उनकी नाअहली आर्टिकल के आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत हुई। और आर्टिकल
62(1)(f जो आइन का है वो ये कहता है कि कोई भी अगर कोई भी शख्स रुकन मेंबर असम्बली बनना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये लाजम होगा कि वो दयानतदार हो, अमीन हो, हॉनेस्ट हो और सादिक और अमीन हो। तो लिहाजा साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इसलिए डिस्क्वालीफाई किया था कि उन्होंने अपने जो टैक्स के गोशवारे और जो कागजात नामजदगी हैं उसमें उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ कुछ एसेट जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए थे, और ख़ास तौर पर फिर उनको जो डिस्क्वालीफाई किया गया वो इस बुनियाद पे किया गया कि उन्होंने जो इकामे की बुनियाद पर, यानी उसके बेटे की एक कंपनी थी जो उससे बाकायदा सैलरी लेते थे, लेकिन वो सैलरी उन्होंने ज़ाहिर नहीं की थी और उस पर उनको नाअहल किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा और साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने डिस्क्वालीफाई किया था, और वो उस बुनियाद पर उनको किया था कि उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी में जो उनकी जो लंदन की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें उसको उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया था, लिहाजा उनको जो है फिर डिस्क्वालीफाई किया गया था। ताहम 2018 में फिर ज़ाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कई पार्लियामेंटेरियंस को डिस्क्वालीफाई किया है। किस बुनियाद पर? वो इस बुनियाद पर कि अक्सर पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ वो पिटिशनें आई थी सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने जो इलेक्शन जीते हैं और उसमें जो इलेक्शन के जो कागजात हैं उसमें उन्होंने जो डिग्रियाँ अपनी जो क्वालिफ़िकेशन की जो सनद पेश किए थे वो जाली थे, वो फेक थे। इस बुनियाद पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन केसों की समाअत की और बहुत से पार्लियामेंटेरियन को जाली डिग्री की बिना पर उनको डिस्क्वालीफाई किया। तो 2018 में ये तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं जो जिनकी जो डिग्रियाँ बोगस करार दी गई थी उनको नायल किया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट आए थे, उन्होंने अपीलें फ़ाइल की थी और उस अपीलों की समाअत जो है 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसको हेड कर रहे थे उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने उस केस को सुना था, और उसके बाद उसमें जो जजमेंट आई थी और वो जजमेंट जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच में भी जस्टिस उमर अता बंदियान साहब जो है वो उस बेंच का हिस्सा थे, और साथ ही साथ उसके साथ जस्टिस शेख अजमत सईद हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस सजाद अली शाह थे और जस्टिस इजाजुल एहसन थे। तो ये 5 रुकनी बेंच था जिन्होंने फैसला दिया था पार्लियामेंटेरियन की डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली के हवाले से, और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था कि इनकी जो नाअहली है वो ताहयात होगी, और ये जो जजमेंट जो है ये जस्टिस उमर अता बंदियान ने लिखी थी और 52 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस उमर अता बंदियान ने ये जजमेंट तहरीर की थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि चूँकि बेसिक रिक्वायरमेंट है आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कि जो भी शख्स ईमानदार होगा, सादिक और अमीन होगा, अगर वो बड़ा दयानी से काम करता है तो लिहाजा वो डिस्क्वालीफाई होगा, लेकिन उसकी डिस्क्वालिफिकेशन, उसकी नाअहली जो है वो ताहयात होगी। ये जस्टिस उमर अता बंदियान की जजमेंट है। आपको बताता चलूँ कि आर्टिकल 62(1)(f) में किसी भी पार्लियामेंट की जो है पार्लियामेंटेरियन की डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी मुद्दत नहीं दी गई है। ये जो क्लॉज जो है वो आर्टिकल 63 में है। 63 में बाकायदा तफसील दी गई है कि उनकी अगर किसी को डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो वो कितनी मुद्दत के लिए होगा। 62(1)(f) में नहीं है, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियान ने जो ये ताहयात नाअहली की जो जजमेंट दी है वो इसलिए दी है कि चूँकि इसकी रिक्वायरमेंट ही यही है कि जब एक बंदा अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है और रुकन असम्बली बनना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर वो जो है वो सादिक और अमीन हो। और ये जो 62(1)(f) का जो आर्टिकल है जस्टिस उमर अता बंदियान के जजमेंट के मुताबिक ये इसलिए दिया गया है कि ये लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट को, लोगों के मफाद को, लोगों के जो है हुकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए 62(1)(f) दिया गया है। तो लिहाजा जब एक बंदा सादिक और अमीन नहीं होता, जब एक बंदा झूठा होता है तो वो कैसे रुकन पार्लियामेंट बन सकता है। तो लिहाजा उन्होंने इसको जस्टिफाई किया कि ये जो नाअहली है ये ताहयात होगी। अब मैं आपको जो चैलेंजेस के बारे में कह रहा हूँ वो ये है कि अभी हाल ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन बून ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है आर्टिकल 184(3) के तहत कि जनाब ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जो है इसके ख़िलाफ़ उन्होंने पिटीशन फाइल की है कि ये सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करे कि ये ताहयात नाअहली ना हो, और उन्होंने इस पर मुख्तलिफ जजमेंट का हवाला दिया और साथ ही साथ ये भी कहा गया, कुछ अहादीस का भी हवाला दिया गया कि जब एक इंसान को खुदा माफ़ कर देता है और वो माफ़ी मांग लेता है तो फिर इसमें क्या गुंजाइश रह जाती है। तो लिहाजा उन्होंने इसको कहा कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ एहसन बून ने इसमें यह भी कहा है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना दायरा समाअत है, दायरा इख्तियार है, आर्टिकल 184(3) के तहत उनकी अपनी जुरिस्डिक्शन है। आर्टिकल 184(3) नाज़रीन आपको पता है ये बहुत बड़ा एक मशहूर, बड़ा अहम
आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना बहुत सारे मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान ने सो मोटो एक्शन लिए हैं और सो मोटो एक्शन बाकायदा वो अपने दायरे इख्तियार को समाप्त करते हुए जो है इस्तेमाल करते हुए इसको इस पे बड़े फैसले दिए हैं। लेकिन इस आर्टिकल में सिर्फ एक ये खामी है कि इसमें अपील का हक़ नहीं है। तो जितने भी मुकदमात हुए हैं सो मोटो के केसेस के जो केसेस हुए हैं जो फैसले हुए हैं उस पर जो है अपील का हक़ नहीं दिया गया। और ये वकला बिरादरी भी कई सालों से ये दरख्वास्त करती आ रही है कि ये जो 184(3) के तहत जो है इनको अपील देने का हक़ देना चाहिए। और आपको ये भी बताता चलूँ कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान कोसा जब रिटायर हो रहे थे तो उनके जो फुल कोर्ट रेफरेंस के दौरान उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे लिए बड़ा गौरतलब मसला है और हम चाहते हैं कि हम इसको रिजॉल्व करें कि ये जो हमारी जो अपनी जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की 184(3) की इसमें हमें अपील का हक़ देना चाहिए और हम इस पर गौर कर रहे हैं। ताहम बहरहाल इस पर गौर नहीं हुआ और अभी रिसेंटली फारूक एच नाइक साहब जो हैं जो पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा अहम रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर कानून थे और सेनेटर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में भी एक अमेंडमेंट बिल पेश किया है जिसमें उन्होंने बहुत से आइन के जो है शिक हैं जो प्रोविजन हैं उसको उसमें तरमीम करने की जो है उन्होंने सिफारिश की। और ख़ास तौर पर ये जो 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है उस पर उन्होंने ख़ास तौर पर ये अमेंडमेंट का जिक्र किया है कि इसमें भी तरमीम होनी चाहिए। और उस पर उन्होंने ये कहा कि अगर इस पे सो मोटो का केस कोई उसका फ़ैसला आता है तो उसमें फिर अपील का हक़ होना चाहिए। और वो अपील का हक़ उनके मुताबिक जो अमेंडमेंट उन्होंने तजवीज़ की है कि अगर एक 3 रुकनी बेंच वो 184(3) के तहत केस सुनता है तो उस बेंच के ख़िलाफ़ जो है ना फिर अपील का हक़ होना चाहिए। और वो अपील का हक़ जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर दायर होनी चाहिए। और उस अपील को फिर सुनने के लिए ना कि 3 रुकनी बेंच बल्कि 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए ताकि उसको जो है वो केस का फ़ैसला करे। और उस 5 रुकनी लार्जर बेंच के लिए फिर ये रिक्वायरमेंट होगी बल्कि उस पर ये लागू होगा कि वो 60 दिनों यानी 2 महीने के अंदर अंदर उस अपील का जो है उस पर फैसला सादर करें और उस फैसले तक पिछले जो किसी केस में जिसमें अपील आई है उसमें अगर जो फैसला दिया गया तो वो मुअत्तल रहेगा। तो ये बहुत बड़ा अहम एक आंसर है और एक बड़ा फैक्टर है। तो अब देखते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब चूँकि अब उन्होंने पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उनकी अपनी जजमेंट है और इस तरह और ख़ास तौर पर ये जो 184(3) वाला जो मामला है कि साबिक चीफ जस्टिस साहिबान ने भी इस अमर का इजहार किया था कि हम इस पर सोच रहे हैं कि हम इस पर अपील का हक़ दें। तो अब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब 2 फरवरी को अपने ओहदे का हल्फ लेंगे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो अब देखते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस अभी और भी आ रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से और ख़ास तौर पर जो 184(3) में जो अपील का जो हक़ है इस पर वो क्या क्या उनकी ज़िम्मेदारियाँ होंगी, किस तरह इन केसों से वो इनकी समाअत करेंगे, किस तरह उनके लिए बेंच तश्कील देंगे, क्या इस पे फैसले देंगे। और भी कई केसेस हैं लेकिन ये वीडियो अब ज़रा ज़्यादा लंबी हो गई है तो लिहाजा दूसरी वीडियो में मैं आपके साथ तफसील से फिर और केसों पर भी बात करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। लेकिन नए आने वाले से मेरा इल्तिमास है कि वो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।